हेलो स्टूडेंट्स, चालू करते हैं हम एक और नया टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जनरल मीटिंग्स। ठीक है, ये सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ के सिलेबस में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसके बारे में एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चालू करते हैं जनरल मीटिंग्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है, किस तरीके से कंडक्ट की जाती है, साइमल्टेनियसली व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन, अगर आप वोटिंग कराना चाह रहे हैं जनरल मीटिंग में तो किस तरीके से ये वोटिंग हो सकती है, आपको मीटिंग के जो भी पर्टिकुलर मिनट्स है वो किस तरीके से मेंटेन करना है, आपको एजीएम से रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट बनाना है, एंड द टॉपिक विच इज वर्चुअल मीटिंग। चलिए चालू करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बताता है कि एनुअल जनरल मीटिंग को समझने के लिए जनरल मीटिंग्स को समझने के लिए आपको कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या रेगुलेटरी प्रोविजंस पता होना चाहिए, पढ़ना पड़ेंगे। तो बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 96 से लेकर 118 एंड सेक्शन 121, मतलब 96 से लेकर 118 एंड 121 सेक्शन डील्स विद प्रोविजन रिलेटेड टू जनरल मीटिंग्स। इसके साथ साथ हमको पढ़ना पड़ेगा मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। इसके साथ साथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2, दैट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन जनरल मीटिंग्स। एंड लास्ट, अगर कंपनी लिस्टेड है तो आपको पता होना चाहिए सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस 2015। अब इंट्रोडक्शन पार्ट क्या कहता है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट ये कहता है कि मीटिंग मतलब क्या होता है। तो उन्होंने बोला जनरली gathering or assembling of person is known as meeting to transact any lawful business। अब किसी भी बिजनेस को, लॉफुल बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए जब लोग साथ में आते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, मीटिंग बोला जाएगा। बट किसी भी मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए किसी भी मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एक शेयर होल्डर कभी भी वैलिड मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, भले वो दूसरे शेयर होल्डर की प्रॉक्सीज लेकर बैठा हुआ है, बट एक पर्सन कभी भी मीटिंग को वैलिडली कंडक्ट नहीं कर सकता है। बट इसके लिए भी क्या है, सर्टेन एक्सेप्शन है, जहां पर एक पर्सन भी अगर प्रेजेंट माना गया तो उसे क्या माना जाएगा, वैलिडली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट की गई है ये माना जाएगा। चलिए, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2 ऑन जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनीज, आईसीएसआई ने क्या करा हुआ है, एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाया हुआ है जनरल मीटिंग से रिलेटेड, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी वैलिडली जनरल मीटिंग हेल्ड कराना चाहती है तो उन्हें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, मेंबर्स मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, चालू करते हैं हम सेक्शन 96 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एनुअल जनरल मीटिंग किस तरीके से कंडक्ट कराते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन डिस्प्ले करता है। क्या कहता है, तो एनुअल जनरल मीटिंग इज an important annual event where members get an opportunity to discuss the activities of the company। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट होता है जहां पे मेंबर को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो क्या कर सकता है, एक्टिविटीज को डिस्कस कर सकता है। क्लियर। सेक्शन 96 प्रोवाइड्स दैट एवरी कंपनी, भले ही वो कोई भी कंपनी हो, क्लियर है बेटा, भले वो पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अदर देन 1 पर्सन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। इन्हें मैंडेटरीली क्या करना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग हर साल रखना पड़ेगा। क्लियर, आ गया। टू डिस्कस 2 टाइप ऑफ बिजनेस, पहला है ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा है स्पेशल बिजनेस।
क्लियर है? सेक्शन 96 क्या बोलता है? हर एक कंपनी को साल में एक बार 1% कंपनी के अलावा एक मीटिंग रखना पड़ेगी, जिसे क्या बोला जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग। ये जो एनुअल जनरल मीटिंग है, इसमें दो बिजनेसेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे। सबसे पहला है ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा है स्पेशल बिजनेस। अब एक एनुअल जनरल मीटिंग में consideration of financial statement, consolidation of financial statement, report of the board of directors and auditor, declaration of dividend, appointment of director in place of those retiring, and approval of appointment of auditor and fixing their remuneration. ये चारों क्या माने जाएंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस माने जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जा रहा है तो उसे स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में फुटफॉल किया जाएगा। क्लियर है? फिर से हम समझते हैं सेक्शन 96 क्या कहता है? हर एक कंपनी को एक मीटिंग रखना साल में जरूरी है, जिसे क्या बोला जाएगा? एनुअल जनरल मीटिंग, अदर देन 1% कंपनी। इसमें दो तरीके के बिजनेस ट्रांजैक्ट किए जाएंगे। सबसे पहला है ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा है स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस क्या है? तो उन्होंने बोला कि पहले के चार, मतलब सबसे पहला उन्होंने बोला कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? दूसरा रिपोर्ट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर। तीसरा डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। Fourth one is appointment of director in place of those retiring directors, and fifth one is approval of appointment of auditor and fixing their remuneration. ये सारे की सारे अगर आप मैटर डिस्कस कर रहे हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, तो ये माने जाएंगे ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा अगर आप कोई भी मैटर जनरल मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं तो उसे क्या माना जाएगा? स्पेशल बिजनेस। क्लियर बेटा? आया समझ में? ठीक। अब इन्होंने ये समझाया कि इफ the board fails to convene its annual general meeting in any year, अगर किसी भी टाइम पर बोर्ड फेल होता है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करने में, तो मेंबर्स जो है वो चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास में। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बोले तो NCLT। क्लियर है? विच में देन डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, की भाई एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई जाए। क्लियर है? अब आपको कुछ प्रोविजंस जो है एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड कंसीडर करना पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, कि अगर कोई भी कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना चाहती है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? फॉलोइंग चार चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, चार कंडीशंस फुलफिल करना पड़ेगी। द वेरी फर्स्ट वन इज annual general meeting should be held once in each calendar year। हर एक कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में एक एनुअल जनरल मीटिंग रखना ही पड़ेगी। दूसरा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। किसी भी कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 months के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्चुअली समझिए, फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज होगा बेटा? 31 मार्च। वहां से 9 months गिरेंगे तो फर्स्ट क्या हो जाएगी? एनुअल जनरल मीटिंग 31 दिसंबर के पहले पहले हो जाना चाहिए। क्लियर? इसके बाद उन्होंने समझाया कि अगर कंपनी जिस भी साल इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल उस कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग रखने का जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ईयर से वो क्या रखेगी? एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी। थर्ड इज सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब पहली जनरल मीटिंग के बाद जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो एनुअल जनरल मीटिंग शुड बी हेल्ड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के 6 months के अंदर अंदर वो हो जाना चाहिए। दैट इज 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 30 सितंबर के पहले पहले क्या हो जाना चाहिए? आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम हो जाना चाहिए। और किसी भी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 months से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। Am I clear to you बेटा? डन। अब अपन समझते हैं रेगुलेशन 44 सब रेगुलेशन 5 कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी जो भी है उसे हर साल फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 5 months के अंदर अंदर ही क्या करना पड़ेगा? एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा। और
ये जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो वन वे लाइव वेबकास्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू होना चाहिए। क्लियर बेटा? फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक रखना जरूरी है। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 9 मंथ्स के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग हो जाना चाहिए। थर्ड, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग है तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। और किसी भी दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में उन्होंने एडिशनल प्रोविजन इंसर्ट किया है, ये कहते हुए कि टॉप 100 लिस्टेड एंटिटी जो है उसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 5 मंथ्स के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना पड़ेगा, और वो भी वन वे लाइव वेबकास्ट के साथ में। 1% कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग करने का जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा? अब समझिए एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड ऑफ एजीएम क्या कहता है कि अगर किसी भी कंपनी को प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि वो 30 सितंबर तक क्या कर पाए, एजीएम कर पाए। 30 सितंबर बाय कोटिंग 30 सितंबर व्हाट आई मीन इज कि सब्सिक्वेंट एजीएम का ही एक्सटेंशन हो सकता है, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग का एक्सटेंशन नहीं हो सकता है। तो कंपनी चाहे तो रजिस्ट्रार को क्या कर सकती है, कोर्ट कर सकती है कि साहब हमारा टाइम पीरियड क्या कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए। तो रजिस्ट्रार आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द थिंग्स मैक्सिमम 3 महीने के लिए क्या कर सकता है, अपना एजीएम का टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकता है। मतलब 31 दिसंबर के पहले पहले तो आपको एजीएम करना ही पड़ेगा। तो एक्सटेंशन कौन करेगा बेटा, रजिस्ट्रार करेगा। और कितने टाइम में हो जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट इज डे, टाइम एंड प्लेस फॉर होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हम डे, टाइम एंड प्लेस की एनुअल जनरल मीटिंग किस दिन रख सकते हैं, किस दिन नहीं रख सकते, किस टाइम पर रख सकते हैं और कहां पर रखा जा सकता है। तो एन एनुअल जनरल मीटिंग कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बोले तो 9 AM से 6 PM के बीच में, ऑन एनी डे। आप दिवाली, दशहरा किसी भी दिन रखिए, दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। बेटा नेशनल हॉलीडे 3 है, 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। इट शुड बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज in which the registered office of the company is situated। या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख लीजिए, बट अगर मेंबर्स ज्यादा हो रहे हैं तो आप सिंपल से फंडा भी कर सकते हैं कि आप विद इन सिटी, टाउन और विलेज दूसरी किसी जगह पर भी रख सकते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? और अनलिस्टेड कंपनी जो है वो इंडिया में कहीं पर भी क्या कर सकती है, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकती है इफ द कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड बाय ऑल द मेंबर्स इन एडवांस। क्लियर बेटा? आ रहा है समझ में? सेक्शन 8 कंपनी जो है उसके लिए उन्होंने क्या किया है, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ ईच एजीएम आप चाहो तो बिफोर हैंड डिसाइड कर सकते हो कि हर साल इस दिन ही हमारी एजीएम रहेगी। क्लियर है? तो आपको अलग से इंटीमेशन देने का जरूरत नहीं है। डन। एजीएम का डेट, टाइम, प्लेस, वेन्यू भी हो गया, एजीएम का कंडीशंस भी हमने देख लिया। अब हम जाएंगे बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट एन एजीएम, ये भी डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 102। 2 टाइप के बिजनेस डिस्कस किए जाते हैं, पहला है ऑर्डिनरी बिजनेस और दूसरा है स्पेशल बिजनेस। अब बेसिकली बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस में डिफरेंस क्या होता है? अरे बाबा, हर साल आपको कुछ बेसिक चीजें शेयर होल्डर के सामने डिस्क्लोज करना ही पड़ेगी, उन्हें ये चीज पता ही होना चाहिए। तो वो सारे की सारे बिजनेस जिसको कॉमनली डिस्कस करने के लिए शेयर होल्डर के साथ आप मीटिंग रख रहे हैं उसे बोला जाएगा ऑर्डिनरी बिजनेस। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ एडिशनली क्या करना चाह रहे हैं, डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा स्पेशल बिजनेस। तो
तो ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से होंगे, तो उन्होंने सबसे पहले बताया ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होगा, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स ऑफ द बोर्ड एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर, कि ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब भी हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस में काउंट होगा। दूसरा, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। थर्ड वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज डायरेक्टर हु इज रिटायरिंग। अगर आप क्या कर रहे हो, नया डायरेक्टर अपॉइंट करने का चल रहा है तो अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ये सारे की सारे चारों की चारों पॉइंट जो है ये क्या माने जाएंगे बेटा, ऑर्डिनरी बिजनेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके अलावा जितने भी बिजनेस है वो सारे के सारे स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में फॉल होंगे। डन। तो कौन कौन से बिजनेस डिस्कस किए जाते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ऑर्डिनरी कौन कौन से होंगे, तो वो 4 पॉइंट्स जिसको डिस्कस किया जा रहा है वो ऑर्डिनरी बिजनेस की काउंटिंग में आएंगे। इसके अलावा जितने भी बिजनेस है वो सारे के सारे क्या होंगे, स्पेशल बिजनेस होंगे। क्लियर है। अब वो ये कह रहे हैं कि हर एक स्पेशल बिजनेस के साथ में आपको मैंडेटरी क्या लगाना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब बेसिकली बेटा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, नाम से क्लियर है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मतलब जिसके साथ आपको क्या करना पड़े, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़े। अरे बाबा कॉमन पॉइंट है तो शेयर होल्डर पढ़कर समझ जाएगा, बट अगर कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है, स्पेशल मैटर डिस्कस करना चाहिए तो उसको एक बेस बना के दिया जाता है कि साहब ये प्रोविजन होता है, ये चीजें होती है और इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसीजन लेना है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्लियर बेटा। और ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या कोई भी केएमपी जो अगर इंटरेस्टेड है या उसका कोई बेनिफिट निकल रहा है तो उसे भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 99 क्या कहता है कि अगर कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया या फिर जनरल मीटिंग ही नहीं रखी तो हर एक ऑफिसर और कंपनी जिसने डिफॉल्ट किया है उसके ऊपर लगेगा फाइन। पहला, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट, की पहले भी हमने देखा था आपके ऊपर एजीएम टाइमली करने का नॉन कंप्लायंस लगा था, अब आगे भी आपके ऊपर सेकेंड टाइम ऑफेंस लग रहा है तो उसे बोला जाता है कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 25,000 रुपए पर डे, सॉरी 5,000 रुपीज पर डे अंटिल ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज। आया बेटा समझ में, हाँ या ना। सेक्शन 97 क्या बोलता है, अगर कोई भी डिफॉल्ट किया गया है एजीएम रखने में किसी भी टाइम पर तो मेंबर या कंपनी क्या कर सकती है, ट्रिब्यूनल को कॉल कर सकती है कि साहब हमारी एजीएम कंडक्ट करा दीजिए, और ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है कि भाई इस तरीके से एजीएम कंडक्ट कराई जाए। डन। और एक मेंबर भी अगर प्रेजेंट होता है, इफ द ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय ट्रिब्यूनल, और एक मेंबर भी अगर मीटिंग में प्रेजेंट होता है तो भले ही वो प्रॉक्सी हो या पर्सन हो, उसे वैलिडली मीटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड मानी जाएगी। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में एक पर्सन मीटिंग नहीं कर सकता है, बट अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में ट्रिब्यूनल मीटिंग कॉल कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, तो एक पर्सन भी अगर प्रेजेंट है तो वो क्या माना जाएगा, मेंबर मीटिंग वैलिडली कंडक्टेड मानी जाएगी। क्लियर है बेटा। अब एवरी लिस्टेड एंटिटी रेगुलेशन 30 के हिसाब से उन्हें क्या करना पड़ेगा, मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑन स्टॉक एक्सचेंज दैट आर लिस्टेड विद इन 24 आवर्स ऑफ द इवेंट। क्लियर है बेटा कि लिस्टेड एंटिटी को स्टॉक एक्सचेंज पे 24 घंटे के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नाउ कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग, स्टार मार्क करो जल्दी फटाफट। कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग क्या कहता है कि एक वैलिड जनरल मीटिंग कॉन्स्टिट्यूटेड जब ही मानी जाएगी, कन्वीन मानी जाएगी, जब उसके अंदर 3C लगे हुए हैं। 3C बोले तो प्रॉपरली कंडक्टेड, प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। पहला क्या बेटा, प्रॉपरली कन्वीन्ड होना चाहिए, दूसरा प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, और तीसरा प्रॉपरली कंडक्टेड होना चाहिए। क्लियर है। तो द बिजनेस ऑफ मीटिंग इज सेड टू बी वैलिडली ट्रांजैक्टेड। किसी भी बिजनेस को, ऑर्डिनरी हो या स्पेशल हो, वो वैलिडली ट्रांजैक्टेड जब ही माना जाएगा जब
प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, प्रॉपरली कंडक्टेड होगा। तो प्रॉपरली कन्वीन्ड क्या क्या है, तो उन्होंने बोला मीटिंग मस्ट बी कॉल्ड बाय प्रॉपर अथॉरिटी एंड प्रॉपर नोटिस मस्ट बी सर्व्ड इन द स्पेसिफिक मैनर। पहला, प्रॉपर अथॉरिटी मीटिंग कॉल करेगी, मतलब बोर्ड कॉल करेगा, बोर्ड फेल होता है तो ट्रिब्यूनल कॉल करेगी। दूसरा उन्होंने बोला प्रॉपर नोटिस सर्व होना चाहिए। प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड क्या कहता है, प्रॉपर कोरम प्रेजेंट होना चाहिए और प्रॉपर चेयरमैन मस्ट प्रिसाइड द मीटिंग एंड प्रॉपरली कंडक्टेड मतलब क्या है कि भाई बिजनेस जो है वो वैलिडली ट्रांजेक्टेड होना चाहिए, वोटिंग सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए और प्रॉपर मिनट्स उसके प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में उसे क्या माना जाएगा, कन्वीनिंग ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग। आई होप बेटा आपको सेक्शन 96 से लेकर 99 तक सारी की सारी चीजें सिस्टमेटिक मैनर में क्लियर होगी। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM, सेक्शन 100 स्टैंड्स फॉर इमरजेंसी। तो बाबा उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि अगर कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है जिसके लिए आप नेक्स्ट AGM तक वेट नहीं कर सकते हो, तो आपको तुरंत क्या करना पड़ेगा, अगर मीटिंग बुलाने की इच्छा है तो हर एक मीटिंग जो 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होती है, जिसमें आप क्या डिस्कस करते हो, जिसमें आप डिस्कस करते हो स्पेशल बिजनेस। जी हाँ, ऑर्डिनरी बिजनेस कभी भी डिस्कस नहीं होता है EGM में, ये इमरजेंसी में रखी जा रही है, तो इसमें क्या डिस्कशन किया जाएगा, ओनली स्पेशल बिजनेस। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब क्या होता है, तो सेक्शन 100 बोलता है कि 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई भी अगर जनरल मीटिंग रखी जा रही है टू डिस्कस स्पेशल बिजनेस, उसे क्या बोला जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोला जाएगा। क्लियर। अब कॉलिंग ऑफ EGM जो है वो प्रॉपर अथॉरिटीज 4 है। पहला बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर्स, तीसरा बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ एंड नेक्स्ट इज बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, कॉलिंग ऑफ EGM क्या क्या, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन रिक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डर, तीसरा बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ एंड फोर्थ वन इज बाय ट्रिब्यूनल। क्लियर। अब आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेंगे, तो उन्होंने बोला फॉलोइंग की प्रोविजंस है रिगार्डिंग कॉलिंग ऑफ एन EGM बाय द बोर्ड सुओ मोटो। बोर्ड चाहे तो खुद से, सुओ मोटो मतलब अपने आप से क्या कर सकता है, मीटिंग रख सकता है। क्लियर बेटा। बट प्लेस क्या होना चाहिए, एट एनी प्लेस इन इंडिया। बट अगर सब्सिडरी है जो इंडिया के बाहर है तो आप इंडिया के बाहर भी क्या रख सकते हो, EGM रख सकते हो। नेक्स्ट इज बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर। तो किसी भी टाइम पर अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कम से कम नॉट लेस देन 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, या फिर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर। अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी को राइटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राइटिंग में कि क्या किया जाए, मीटिंग रखी जाए, तो मेंबर्स के रिक्वेस्ट पर बोर्ड क्या रख सकता है, EGM रख सकता है। क्लियर। अब इसका कुछ टाइम पीरियड इन्होंने प्रेफर किया है, प्रिस्क्राइब किया है कि मीटिंग जो है वो 21 डेज के अंदर अंदर कॉल हो जानी चाहिए। आप हर एक को क्या करोगे, जैसे ही मेंबर ने रिक्वेस्ट करी बोर्ड को, वैसे ही बोर्ड 21 डेज के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करेगा और रिक्वेस्ट से 45 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, मीटिंग हो जाना चाहिए। क्लियर बेटा। कॉन्सेप्ट कितना सिंपल सा बनाया उन्होंने। आज बोर्ड ने कॉल, मेंबर ने रिक्वेस्ट किया, मेंबर के रिक्वेस्ट करने से 21 डेज के अंदर अंदर बोर्ड क्या करेगा, मीटिंग कॉल करेगा और आज ही से रिक्वेस्ट से 45 डेज के अंदर अंदर क्या हो जाना चाहिए, मीटिंग हो जाना चाहिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट इज बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। अगर बोर्ड को बोला मीटिंग कॉल करने का, 21 डेज में ही बोर्ड ने क्या किया है, किसी को भी नोटिस प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब बोर्ड का इंटेंशन सीधे सीधे क्लियर दिख रहा है कि बोर्ड का इंटेंशन है ही नहीं कि वो क्या करे, मीटिंग कॉल करे। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो रिक्विजिशनिस्ट है वो खुद से ही क्या कर सकते हैं, 3 महीने के अंदर अंदर EGM कॉल कर सकते हैं।
क्लियर है। उसे 21 डेज का नोटिस देना पड़ेगा सारे के सारे रिमेनिंग मेंबर्स को, और मीटिंग कंडक्ट करने के लिए जितने भी लेजिबल एक्सपेंसेस है, वाजिब एक्सपेंसेस हैं, वो सारे की सारे क्या कर सकती है, वो कंपनी से रिकवर कर सकती है, और कंपनी क्या करेगी, बोर्ड से वो चीज रिकवर कर सकती है। डन। अब उन्होंने ये समझाया कि अगर हाफ एन आवर के अंदर अंदर मीटिंग कॉल करने के कोरम प्रेजेंट नहीं होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो रिक्वायर्ड है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मीटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसल्ड मान ली जाएगी। क्लियर है। अब नोटिस जो है उसके अंदर डेट, टाइम, प्लेस, आर, ये सारी की सारी चीजें, और बिजनेस क्या डिस्कशन करना है, ये सारी की सारी चीजें क्या होना चाहिए, मेंशन्ड होना चाहिए। किसी भी दिन ईजीएम रखी जा सकती है एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे। क्लियर है बेटा, सेम प्रोविजन चल रहे हैं। अब उन्होंने बोला अगर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि इसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्पेशल बिजनेस एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन वोटिंग से रिलेटेड है कि कैसे पास किया जाएगा, डिसीजन कैसे लिया जाएगा, और बिजनेस ये बताता है कि भाई ये क्रूशियल डिसीजन है या नहीं है। क्लियर। ऑर्डिनरी बिजनेस भी स्पेशल रेजोल्यूशन से पास हो सकता है बेटा। क्लियर। अब वो क्या कह रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है अगर कहीं पर, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज नोटिस टू बी साइन। नोटिस टू बी साइन क्या कहता है कि जितने भी रिक्वेजिशनिस्ट हैं वो या तो इंडिविजुअली साइन करेंगे, या फिर उन सब के बिहाफ पर कोई एक पर्सन भी क्या कर सकता है, साइन कर सकता है। डन। इन्होंने समझाया कि भाई आपको इसके साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज सर्विंग ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग। आपको हर एक मेंबर को क्या करना पड़ेगा, नोटिस सर्व करना पड़ेगा, जिसका नाम रजिस्टर और मेंबर में आ रहा है। मीटिंग से कम 3 दिन पहले तक उन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस सर्व करना पड़ेगा। फिर इसके बाद उन्होंने बोला नो मीटिंग कन्वीन। ठीक है बाबा, कि बाबा वेयर द मीटिंग इज नॉट कन्वीन द रिक्वेजिशनिस्ट शैल हैव अ राइट टू रिसीव लिस्ट ऑफ मेंबर्स टुगेदर, कि भाई हम साथ में बुलाएंगे, इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर क्या किया जाएगा, मीटिंग का पूरा की पूरा डिटेल दिया जाएगा। मोड ऑफ गिविंग नोटिस। मोड ऑफ गिविंग नोटिस क्या है भाई, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। डन बेटा। नेक्स्ट इज बाय ट्रिब्यूनल। बाय ट्रिब्यूनल क्या कहता है, सेक्शन 98 ये कहता है कि अगर किसी भी सिचुएशन में इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कॉल अ मीटिंग और टू कंडक्ट मीटिंग अदर देन AGM, ट्रिब्यूनल चाहे तो क्या कर सकता है, या तो खुद से या फिर मेंबर की रिक्वेस्ट पर या किसी भी डायरेक्टर की रिक्वेस्ट पर क्या कॉल कर सकता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है। डन बेटा, आया समझ में। और इस मीटिंग में भी अगर एक पर्सन भी पर्सनली प्रेजेंट है तो क्या मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि भाई मीटिंग वैलिडली कॉन्स्टिट्यूटेड है। डन। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग मतलब क्या, अगर कंपनी ने अलग अलग डिफरेंट क्लास ऑफ मेंबर्स या शेयर्स इशू करके रखे हुए हैं, तो अगर कंपनी अलग अलग क्लास ऑफ शेयर्स इशू कर रही है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, क्लास मीटिंग रख सकती है। डन बेटा। बट क्लास मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ वही स्पेशल या स्पेसिफिक क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफिक क्लास ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज को क्या किया जाएगा, मेंबर्स को बुलाया या सिक्योरिटी होल्डर्स को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट इज मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर। अगर किसी भी टाइम पर डिबेंचर होल्डर या क्रेडिटर या स्पेसिफिक क्लास ऑफ कैटेगरी के इंटरेस्ट को अफेक्ट हो रहा है तो उनके लिए जब स्पेसिफिक डिस्कशन के लिए मीटिंग बुलाई जा रही है तो उसे बोला जाएगा मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर या फिर एटसेट्रा। डन। नेक्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू एडजर्न मीटिंग। एडजर्न मीटिंग क्या होता है बेटा, तो उन्होंने बताया एडजर्न मीटिंग मतलब होता है कि मीटिंग को पोस्टपोन्ड करना। अगर किसी भी टाइम पर मीटिंग चालू होने के हाफ एन आवर के अंदर अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है। कोरम क्या होता है बेटा, डिस्कस कर चुके हैं हम। कोरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड जनरल मीटिंग। अगर वो नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है हाफ एन आवर के अंदर अंदर, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजर्न।
to the same day in the next week at the same time place or to such other date and such other time as the board may determine. Clear है बेटा? Done. Notice of an adjourned meeting किस किस को नोटिस जाएगा? तो उन्होंने बोला बाबा कि एडजर्न मीटिंग का बेसिकली सेम डे इन नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस है, नॉट बीइंग अ नेशनल हॉलीडे, तो आपको अलग से नोटिस नहीं देना है, एटलीस्ट आप 3 दिन पहले का नोटिस भी दे दोगे तो काम चल जाएगा। या फिर अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में अगर आप ये पब्लिश कर देंगे तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड ऑन योर पार्ट। डन। फिर उन्होंने बोला नो कोरम इन एन एडजर्न मीटिंग, तो उन्होंने बोला भाई कि कोरम अगर हाफ एन आवर में प्रेजेंट नहीं है एडजर्न मीटिंग में, तो भाई उन्होंने बोला कम से कम अगर 2 मेंबर भी प्रेजेंट है तो फिर वैलिड कॉन्स्टिट्यूट कोरम मान ली जाएगी और ये क्या कर सकते हैं, एडजर्न मीटिंग को 2 लोगों से कंटिन्यू कर सकते हैं। डन। प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एन एडजर्न मीटिंग, बहुत सिंपल से छोटे छोटे से पॉइंट है, फटाफट पढ़ के रिवाइज करते हैं अपन। देखिए कि उन्होंने बोला कि चेयरमैन में adjourn a meeting with the consent of member at which a quorum present and shall adjourn a meeting if so directed by the members। क्या कह रहा है कि unless the circumstances so needed, चेयरमैन चाहे तो क्या कर सकता है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में मीटिंग को एडजर्न कर सकता है। ठीक है, मीटिंग चाहे तो क्या की जा सकती है, रिक्विजिट कोरम के लिए भी एडजर्न की जा सकती है। डन। इसके बाद उन्होंने बोला कि अगर 30 डेज से ज्यादा के लिए आप क्या कर रहे हो, मीटिंग को एडजर्न कर रहे हो, या फिर साइन डाई है, साइन डाई मतलब अनिश्चित काल के लिए, अभी एडजर्न करते समय डिसाइड नहीं हुआ है कि एडजर्न मीटिंग कब होगी, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको फ्रेश नोटिस देना पड़ेगा एज पर सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? 30 डेज से कम के लिए है तो कम से कम 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, या फिर एक इंग्लिश और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा। क्लियर है बाबा? आया समझ में? इसके बाद है रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। अगर एडजर्न मीटिंग में कोई भी रेजोल्यूशन पास किया गया है तो वो रेजोल्यूशन उस दिन पास माना जाएगा जिस दिन एडजर्न मीटिंग का डेट है, ना कि ओरिजिनल मीटिंग का डेट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना। अगर मीटिंग थी 29 की और वो एडजर्न हो गई है 31 की, तो ध्यान से समझिए 31 को जो रेजोल्यूशन पास किया गया है उस पर डेट 31 की डलेगी और पास माना जाएगा 31 को, 29 को नहीं माना जाएगा। ऑल्दो एडजर्न मीटिंग कैन बी कंटिन्यूएशन ऑफ ओरिजिनल मीटिंग, बट जिस दिन जो रेजोल्यूशन पास किया गया है वो उसी दिन पास माना जाएगा। डन बेटा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। 3 टाइप के रेजोल्यूशन है, पहला है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन और तीसरा है रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ठीक, सेक्शन 114 एंड 115 डील्स विथ टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। क्या क्या बेटा टाइप, फटाफट देखते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या कहता है कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन जितने लोग ना बोल रहे हैं उससे एक ज्यादा हाँ बोलता है, मतलब 5 लोग ना बोल रहे हैं मीटिंग में तो 6 लोग अगर कम से कम हाँ बोल रहे हैं तो उसे क्या माना जाएगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। डन। Whereas स्पेशल रेजोल्यूशन क्या कहता है, जितने लोग ना बोल रहे हैं उससे एक ज्यादा अगर हाँ बोल रहा है तो उसे क्या बोला जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर बेटा? अब कंपनी जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन का कॉपी आरओसी को फॉर्म MGT 14 में क्या करना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। डन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन समझ में आया। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्या कहता है सेक्शन 115? नॉर्मली बेटा नोटिस किसकी तरफ से जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जाता है टुवर्ड्स मेंबर, करेक्ट है। बट कई बार मेंबर ये बोल रहे हैं कि हमें ये वाला मैटर डिस्कस करना है, तो ये वाला मैटर आप क्या करिए, अपकमिंग जनरल मीटिंग में डिस्कशन के लिए रखिए। तो ऐसा नोटिस जो मेंबर की तरफ से जाता है टुवर्ड्स द कंपनी, उसे क्या बोला जाएगा,
रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। क्लियर है? अब क्या क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई आर्टिकल्स में प्रोविजन होना चाहिए, ठीक है, नहीं है तो उसको अमेंड करिए तो ही क्या किया जाएगा, स्पेशल नोटिस पास किया जा सकता है। फिर उन्होंने बोला नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन टू बी गिवन बाय द कंपनी, कम से कम 14 दिन पहले मीटिंग के आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, बट 3 महीने से पहले आप ये चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। क्लियर? और कम से कम उन्होंने बोला मेंबर को कम से कम 7 दिन पहले नोटिस चले जाना चाहिए। डन? आया समझ में? डन। अब साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस ये कहता है कि किसी भी टाइम पर अगर कोई रेजोल्यूशन मेंबर को बोर्ड को प्रोवाइड करना है तो कम से कम 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या फिर मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट शेयर्स ऑफ ₹5 लाख अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, स्पेशल नोटिस मेंबर्स चाहे तो बोर्ड को बुला सकते हैं। क्लियर है? अब बेसिकली स्पेशल नोटिस जो है वो 2 रेफरेंस में प्रोवाइड किया जाता है, किसी डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए या फिर किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए अदर देन ऑडिटर हु इज रिटायरिंग। क्लियर है बाबा? डन। साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस मैंने आपको बता दिया, कम से कम 1% और 5 लाख रुपीस ये रिक्वेस्ट करेंगे। एटलीस्ट 14 डेज पहले नोटिस चले जाना चाहिए, बट 3 महीने से पहले आप नहीं भेज सकते। जल्दी चलेगा, 14 दिन पहले तो होना ही चाहिए, बट इतना भी जल्दी नहीं होना चाहिए कि 3 महीने पहले आपने भेज दिया है। ऑन रिसीट ऑफ नोटिस बाय द कंपनी, सारे के सारे कंपनी क्या करेगी, अमेंडेड नोटिस को रिमेनिंग मेंबर्स को प्रोवाइड करेगी। इसके बाद है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो एक इंग्लिश एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन उन्होंने क्या बोला, एक तरीके के मोशन होता है। क्लियर है? मोशन मतलब क्या होता है बाबा, तो उन्होंने बोला ये एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जिसमें लोग हाँ या ना में जवाब देते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले भाई साहब चेयरमैन आएंगे, चेयरमैन एक रेजोल्यूशन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद बोला जाएगा दोज हु आर इन फेवर से यस, दोज हु आर इन फेवर से नो, या फिर रेजिंग ऑफ हैंड। तो उस बेसिस पे क्या किया जाएगा, पूरा की पूरा यहाँ पे चीजें कवर की जाएगी, रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। क्लियर? चेयरमैन आएगा, रेजोल्यूशन रीड करेगा, फिर बोलेगा दोज हु आर इन फेवर से यस और रेज हैंड, दोज हु आर इन नॉट इन फेवर से नो। तो या नो या फिर भाई उस बेसिस पर क्या किया जाएगा, एक अंदाजा लगाया जाएगा और उस बेसिस पर रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। डन बाबा? इसके बाद है रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। तो मैंने आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि MGT 14 फॉर्म MGT 14 के बेसिस पर क्या किया जाएगा, रेजोल्यूशन जितने भी ROC को है, स्पेशल रेजोल्यूशन जितने भी हैं वो सारे के सारे आपको क्या करना पड़ेंगे, ROC को फॉर्म MGT 14 में फाइल करना पड़ेंगे। क्लियर है? सेक्शन 117 क्या बोलता है कि हर एक रेजोल्यूशन का कॉपी या एग्रीमेंट का कॉपी जिसमें उन्होंने क्या किया है, मेंशन किया है सेक्शन 117 में, वो सारे के सारे आपको क्या करना पड़ेंगे, ROC को फॉर्म MGT 14 में फाइल करना पड़ेंगे। नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ मीटिंग, सेक्शन 101। इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना चालू करते हैं। नोटिस मतलब क्या होता है तो भाई नोटिस मतलब होता है मीटिंग का इंटीमेशन देने वाला डॉक्यूमेंट। तो जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी मे बी कॉल्ड बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से समझिए कि जनरल मीटिंग जो है कंपनी की, वो चाहे तो आप कॉल कर सकते हो बाय गिविंग नॉट लेस देन 21 क्लियर डेज नोटिस। मतलब आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, 21 क्लियर डेज नोटिस देना पड़ेगा, या तो आइदर इन राइटिंग और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब बेटा बाय क्लियर डेज व्हाट आई मीन कि जिस दिन नोटिस भेजा है उसको हटा दीजिए, उस दिन को हटा दीजिए, और जिस दिन मीटिंग है उस दिन को हटा दीजिए। बीच में जो काउंटिंग कर रहे हैं वो क्लियर 21 डेज होना चाहिए। क्लियर? साथ ही साथ इन्होंने एक और एडिशन किया पॉइंट में कि अगर आप जनरल मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो बाय पोस्ट
तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, 48 आवर्स एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप जनरल मीटिंग का नोटिस क्या कर रहे हो, बाय पोस्ट भेज रहे हो, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एडिशनल 48 आवर्स देखना पड़ेंगे। क्लियर है? मतलब 21 क्लियर डेज तो है ही है, प्लस एडिशनल 2 डेज शैल बी कंसिडर्ड, एडिशनल 2 डेज शैल बी कंसिडर्ड अगर आप क्या कर रहे हो, पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे हो। डन। सारे की सारे मेंबर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल नोटिस के केस में आपको सारे की सारे मेंबर्स को, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कम से कम 7 डेज पहले मीटिंग के रेजोल्यूशन पुट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ द मीटिंग। क्लियर है बाबा? अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक पर्सन को नोटिस भेजें, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कम से कम 7 डेज नोटिस देना पड़ेगा। क्लियर है? आया समझ में कि 7 डेज अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करा दीजिए। न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के बाद क्या हो सकता है बेटा, आपका ये रिक्विजिट फुलफिल हो सकता है। आई होप आई एम क्लियर। आया बेटा समझ में? इसके बाद है शॉर्टर नोटिस। शॉर्टर नोटिस मतलब क्या होता है, 21 क्लियर डेज से कम का नोटिस इज टर्म्ड एज शॉर्टर नोटिस। कितना छोटा, 21 डेज से कम का नोटिस जितना भी है वो सारा की सारा क्या माना जाएगा, शॉर्टर नोटिस माना जाएगा। क्लियर है? तो कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, 21 क्लियर डेज से कम का नोटिस दे सकती है। तो जनरल मीटिंग में भी कॉल्ड, जनरल मीटिंग चाहो तो आप कॉल कर सकते हो बाय गिविंग अ shorter notice if consent is given in writing by electronic mode by not less than 95% of members entitled to vote at such meeting। आप चाहो तो क्या कर सकते हो बाबा, 95% ऑफ मेंबर्स अगर एंटाइटल्ड टू वोट एट मीटिंग है वो लिख के दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं राइटिंग में कि बाबा हाँ आप क्या कर दीजिए, 21 क्लियर डेज से कम का नोटिस दे दीजिए। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन क्या किया जाएगा, 21 क्लियर डेज से कम का भी आप नोटिस दे सकते हो। डन। अगर आप क्या कर रहे हो, 21 क्लियर डेज से कम का नोटिस दे रहे हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि नोटिस एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स में बी गिवन एट अ शॉर्टर पीरियड ऑफ time if consent in writing is given by electronic or by physical means by not less than 95% of members entitled to vote at the meeting। कम से कम 95% क्या होना चाहिए, entitled to vote at meeting। बोलते कि ठीक है साहब शॉर्टर नोटिस पे कर दीजिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जाएगा, शॉर्टर नोटिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है बेटा? आया समझ में? नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ नोटिस। कंटेंट ऑफ नोटिस क्या बोलता है कि नोटिस जो भी रहेगा मीटिंग का, उसके अंदर प्लेस, डेट, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग होना चाहिए। साथ ही साथ आप जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हो, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्ट करने वाले हो, वो सारे के सारे आपको क्या करना पड़ेंगे, मेंशन करना पड़ेंगे। प्लेस ऑफ द मीटिंग में उन्होंने क्या स्पेसिफाई किया, प्लेस ऑफ मीटिंग ये कहता है कि नोटिस जो है उसके अंदर प्लेस मेंशन करना मैंडेटरी है, जहां पर आप क्या रखोगे, मीटिंग रखने वाले हो। क्लियर है? कहां पर, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सच अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। आ गया समझ में बेटा? डन। अनलिस्टेड कंपनी चाहे तो क्या कर सकती है, कंसेंट इज गिवन इन राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल मेंबर्स इन एडवांस। तो आप जहां पर रखना चाहो इंडिया में वहां पर रख सकते हो। डन। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये क्लॉज एप्लीकेबल होने वाले नहीं है। डे, एनी डे एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे, आप क्या कर सकते हो, जनरल मीटिंग रख सकते हो। टाइम ऑफ द मीटिंग सिंपल बेटा, टाइम क्या रहेगा, इट मे बी कॉल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। कॉल बोल रहा, खत्म करना जरूरी नहीं है, खत्म रात को 12 बजे भी कर सकते हो। इट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली, दैट इज बिटवीन 9 AM and 6 PM। एजीएम जो है उसका टाइम क्या, इट शुड बी कॉल्ड बिटवीन 9 AM and 6 PM। क्लियर है? और ईजीएम के केस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डन। सेक्शन 8 कंपनी चाहे तो बिफोर हैंड क्या कर सकती है, ये डिसाइड कर सकती है। एजेंडा,
उन्होंने बोला मैटर टू बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, उसको शॉर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस के साथ एनेक्स करना पड़ेगा, जिसे बोला जाएगा एजेंडा। डन। प्रॉक्सी क्लॉज विथ रीजनेबल प्रोमिनेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, आपको नोटिस के साथ साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्रॉक्सी क्लॉज अगर है, प्रॉक्सी फॉर्म है, तो आपको वो भी लगाना पड़ेगा कि अगर मेंबर खुद से प्रेजेंट नहीं हो पा रहा है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मेंबर क्या कर सकता है, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी। आया समझ में। नेक्स्ट इज नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। क्लियर। नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड क्या कहता है, नोटिस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड ये कहता है कि आप चाहो तो नोटिस क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी भेज सकते हो। क्लियर है बेटा, बस वो केपेबल ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अब या तो आप डायरेक्ट लिख कर नोटिस भेजिए, या फिर आप वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल उसके साथ अटैच करके, या फिर यूआरएल अटैच कर कर भी क्या कर सकते हो, नोटिस भेज सकते हो। डन। पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, कौन कौन है पर्सन एंटाइटल, एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड मेंबर और द असाइनी ऑफ एन इंसॉल्वेंट मेंबर। दूसरा ऑडिटर एंड ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड वन इज एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इन सब को आपको क्या करना है, नोटिस भेजना जरूरी है। हुआ द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव नोटिस, सबसे पहला एवरी मेंबर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज मेंबर, असाइनी और इंसॉल्वेंट मेंबर। दूसरा ऑडिट और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी, एंड थर्ड वन इज एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। डन बेटा, डन। इसके बाद नोटिस टू डायरेक्टर, ऑडिटर एंड अदर स्पेसिफाइड पर्सन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू द नोटिस, आपको उसके साथ क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। डन। अगर आपने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर कोई भी प्रमोटर या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है जो इंटरेस्टेड है, उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट अगर अफेक्ट हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी टाइम पर फेल होते हैं उसका इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने में, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, जितने भी प्रमोटर या डायरेक्टर या केएमपी है उन्हें कॉम्पनसेट करना पड़ेगा कंपनी को उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन से या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से जितना भी बेनिफिट हुआ है। नेक्स्ट इज कोरम फॉर मीटिंग, सेक्शन 103। कोरम क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग। प्राइवेट कंपनी के केस में उन्होंने कोरम बताया, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, 2 शख्स पर्सनली प्रेजेंट हो जाएंगे। पर्सनली प्रेजेंट मतलब कंपनी आ सकती है क्या, नहीं बाबा, 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अगर हो गए तो प्राइवेट कंपनी का कोरम मान लिया जाएगा। वेयर एज पब्लिक कंपनी के केस में 5, 15, 30 5, 15, 30 क्या बोलता है, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अगर कंपनी में 1000 तक मेंबर है तो, इफ द कंपनी इज हैविंग अप टू 1000 मेंबर्स, 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट अगर मेंबर 1000 से ज्यादा है बट 5000 रुपए से कम है। 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इफ द मेंबर एक्सीड्स 5000, क्लियर इन काउंटिंग इन नंबर। आया समझ में बेटा। 5 कब तक, अगर मेंबर 1000 तक है तो, 15 कब, 1000 से लेकर 5000 तक, और 5000 से ज्यादा अगर किसी कंपनी में मेंबर है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड कोरम। क्लियर। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन कोरम, बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ये क्या है, एग्जाम में आता है ये, कि अगर आर्टिकल में हायर कोरम प्रिस्क्राइब्ड है तो उतने क्या होना चाहिए, मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर है। प्रॉक्सी को किसी भी टाइम पर कोरम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर सेकेंड गवर्नर का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, या फिर थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो भले वो प्रॉक्सी आ रहा है बट मान लिया जाएगा कि मेंबर इन पर्सन प्रेजेंट है। सर प्राइम मिनिस्टर जी के पास बहुत पावर है, नहीं नहीं बेटा, सिर्फ गवर्नर, प्रेसिडेंट एंड बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है। आया। अब एक पर्सन चाहे तो क्या कर सकता है, एक बॉडी कॉर्पोरेट से ज्यादा का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, और हर बॉडी कॉर्पोरेट को वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता
है। डन, आया समझ में? डन। सिंगल पर्सन कभी भी कोरम नहीं बना सकता है, बट अगर दो मेंबर या दो इंडिविजुअल इन पर्सन आ गए और ये बंदा जो है ये अलग अलग बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेशन लेकर आ गया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेंबर को मल्टीपल टाइम्स काउंट किया जाएगा जितने बॉडी कॉर्पोरेट की प्रॉक्सी लेकर आ रहा है, और उसे कोरम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्लियर? नॉर्मली प्रॉक्सी इंक्लूड नहीं होगा, बट प्रेसिडेंट, गवर्नर और तीसरा बेटा बॉडी कॉर्पोरेट को मेंबर पर्सनली प्रेजेंट माना जाएगा। अब मान लेते हैं हम कि कितने मेंबर चाहिए प्रॉक्सी के लिए, कोरम के लिए बेटा 5। अब 2 पर्सन तो इन पर्सन चाहिए ही चाहिए, गिरी से गिरी हालत में 2 लोग एक दूसरे से बात करेंगे। उन्होंने बोला अगर इनमें से एक पर्सन 3 बॉडी कॉर्पोरेट और एक पर्सन 2 बॉडी कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ रहा है, तो ये कलेक्टिवली क्या कर सकते हैं, कोरम बनाकर काम कर सकते हैं। डन, आ गया? पक्का? चलिए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नो कोरम। अगर मीटिंग चालू होने के आधी घंटे के अंदर अंदर कोई भी कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तो मीटिंग एडजर्न मान ली जाएगी। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस। क्लियर? और टू सच अदर डेट और टाइम और प्लेस एज बोर्ड में डिटरमाइन, बोर्ड टाइम टू टाइम बता देगी, तो उस जगह पे क्या मान लिया जाएगा, जनरल मीटिंग हेल्ड करी हुई मान ली जाएगी। क्लियर है? और अगर ईजीएम है, मीटिंग इज कॉल्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, तो मीटिंग क्या हो जाएगी, कैंसल्ड। आधे घंटे में कोरम ले आइए वरना मीटिंग हो जाएगी एडजर्न, या फिर अगर सेक्शन 100 के अंडर रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग कॉल करी है तो मीटिंग हो जाएगी कैंसल। डन। नेक्स्ट इज बेटा चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। थोड़ा ध्यान से समझना, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग क्या बोल रहा है कि अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, कि अगर स्पेसिफिकली नाम लिख दिया आर्टिकल्स में तो यही बनेगा। द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट देमसेल्फ एट द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देम as the chairman of the meeting thereof on show of hands। प्रॉक्सी बोला क्या? नहीं, जो भी मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है वो हम में से अपने में से किसी एक को ही क्या कर देगा बेटा, एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर देगा। अगर किसी ने पोल डिमांड किया कि नहीं भैया प्रॉपर इलेक्शन होगा, हमको डाउट लग रहा है, तो बाबा जिन भी लोगों के बीच में पोल है या शो ऑफ हैंड्स है, तो शो ऑफ हैंड्स के थ्रू जो भी चेयरमैन बनेगा वो पूरी की पूरी मीटिंग को कंटिन्यू करेगा जब तक कि मीटिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता है। जैसे ही पोल का रिजल्ट आया तो अगर नया पर्सन है तो वो वहां से कंटिन्यू करेगा, या फिर यही पर्सन होता है तो यही पर्सन को क्या बोला जाएगा कि आप यहां से कंटिन्यू कर लीजिए। डन। नेक्स्ट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन जो है वो मीटिंग के 15 मिनट्स के अंदर अंदर प्रेजेंट हो जाना चाहिए। मीटिंग चालू होने के 15 मिनट्स के अंदर अंदर चेयरमैन आ जाना चाहिए। अगर चेयरमैन नहीं आता है या फिर आता है बट वो बोल रहा है आई एम अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, ठीक है, तो डायरेक्टर अमंग देमसेल्फ शैल इलेक्ट वन पर्सन एज डायरेक्टर अमंग देमसेल्फ शैल इलेक्ट वन ऑफ देम एज चेयरमैन ऑफ द पर्सन। अगर डायरेक्टर में भी नहीं बनना चाह रहे हैं तो फिर डायरेक्टर कहां देखेंगे, मेंबर्स में, और मेंबर्स में से किसी एक पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, चेयरमैन बना दिया जाएगा। क्लियर बेटा? अगर पोल डिमांडेड है तो भाई पोल डिमांड करके एक पर्सन मीटिंग को कंटिन्यू करेगा, बट जैसे ही क्या हो जाता है, पोल का रिजल्ट आ जाता है, तो जो पर्सन जीतता है पोल में, जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिलते हैं, वो क्या करेगा, वहां से मीटिंग को कंटिन्यू करेगा। डन। आया? अब चेयरमैन ऐसे कोई भी रेजोल्यूशन को प्रपोज नहीं कर सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है या फिर वो क्या है, उस पर्टिकुलर चीज में अपना इंटरेस्ट लेकर बैठा हुआ है। उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे द चेयरमैन शैल आस्क द एनी अदर डायरेक्टर टू कंटिन्यू द पर्टिकुलर थिंग। मोस्टली बेटा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को बोला जाता है कंपनी में कि भाई ये वाला रेजोल्यूशन आप रीड करके पास कराइए। उसके बाद क्या करेंगे, चेयरमैन को वापस उस रेजोल्यूशन के बाद मीटिंग को कंटिन्यू करने का बोला जाएगा। क्लियर? अब बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिटर और सेक्रेटेरियल ऑडिटर का जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, बट अगर ड्यू टू एनी अदर रीजन चेयरमैन ऑडिटर या फिर सेक्रेटेरियल ऑडिटर नहीं आ पाता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में
इक्वल डेजिग्नेशन वाला पर्सन, इक्वल डिग्री वाला पर्सन क्या कर सकता है, इनके बिहाफ पर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब क्या होता है कि भाई मेंबर नहीं आ पा रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेंबर क्या कर रहा है, अपने बिहाफ पर किसी दूसरे पर्सन को अटेंड और वोट करने का राइट दे रहा है। तो अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ मेंबर ऑफ द मीटिंग, उसे क्या बोला जाएगा, प्रॉक्सी बोला जाएगा। डन बेटा। Section 105 of Companies Act 2013 deals with appointment of proxy। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोला इन्होंने, who can appoint a proxy। हर एक मेंबर who is entitled to attend and vote at the meeting, उसे क्या मिलेगा, who is entitled to attend and vote at the meeting on his behalf shall appoint a proxy। Done। अब किसी भी टाइम पर प्रॉक्सी जो है कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50 एंड होल्डिंग नॉट इन एग्रीगेट। चलिए, हु कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी हमने देख लिया कि प्रॉक्सी कौन अपॉइंट कर सकता है, कि वो ही मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट अ मीटिंग, वही पर्सन क्या कर सकता है, किसी दूसरे पर्सन को एज अ प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। अब कितने लोगों के लिए प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है, तो उन्होंने बोला मेंबर नॉट एक्सीडिंग 50, या तो मेंबर की काउंटिंग ले ले तो 50, या फिर एग्रीगेट में ऐसा मेंबर जिसकी टोटल परसेंटेज जो है वोटिंग राइट उसकी 10% तक है। क्लियर है। अब अगर किसी पर्सन की वोटिंग पावर कितनी है, 10% से ज्यादा है, तो सिर्फ उसी के लिए क्या किया जा सकता है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए एक प्रॉक्सी अपॉइंट किया जा सकता है। नाउ व्हाट आर द डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी। अ प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। सिर्फ और सिर्फ जब पोल डिमांड किया जाएगा जब ही प्रॉक्सी क्या कर सकता है बेटा, वोट कर सकता है। तो डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी क्या है, शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक एट द मीटिंग, शैल नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम एंड कैन नॉट वोट ऑन शो ऑफ हैंड्स। नेक्स्ट इज राइट्स ऑफ प्रॉक्सी, मीटिंग अटेंड करेगा और जैसे ही क्या किया जाएगा, पोल डिमांड किया जाएगा, ही शैल हैव द राइट टू वोट। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी। रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉक्सी क्या कहता है कि ये 50 मेंबर से ज्यादा या फिर 10% ऑफ होल्डिंग से ज्यादा प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट किया जा सकता है। और सेक्शन 8 कंपनी के केस में जो मेंबर है वही प्रॉक्सी बन सकता है, किसी भी आउटसाइडर को आप प्रॉक्सी नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट इज टाइम लिमिट फॉर डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। टाइम लिमिट क्या है बेटा, किसी भी मीटिंग के 48 आवर्स पहले तक के जो प्रॉक्सी फॉर्म है वही वैलिड माने जाएंगे। अगर आपने आर्टिकल में हायर प्रोविजन डाल दिया कि नहीं 56 घंटे, तो भी वो क्या माना जाएगा, इट शैल बी रेड एज 48 आवर्स। डन बेटा। नेक्स्ट इज प्रॉक्सी फॉर्म। तो प्रॉक्सी फॉर्म अपॉइंट करने के लिए हमने प्रॉक्सी फॉर्म क्या है, फॉर्म MGT 11। डन। नेक्स्ट इज अदर प्रोविजन इन सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले उन्होंने बोला डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सीज। मीटिंग के 48 आवर्स से पहले बाद में आप कभी भी प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉक्सीज। रिकॉर्ड ऑफ प्रॉक्सीज क्या बोलता है कि जो भी प्रॉक्सी फॉर्म है जिस पर्सन का है, द प्रॉक्सी शैल बी साइंड बाय द अपॉइंटर और इज अटॉर्नी ड्यूली ऑथराइज्ड इन राइटिंग, और if the appointer is body corporate under his seal or be signed by an officer or an attorney duly authorized by it। ठीक है। प्रॉक्सी फॉर्म क्या होना चाहिए, ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। अगर इनएडिक्वेट स्टाम्प है या फिर स्टाम्प नहीं है तो आपका प्रॉक्सी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। प्रॉक्सी होल्डर जो है वो मीटिंग के टाइम पर अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी है। इसके बाद उन्होंने बोला कि प्रॉक्सी फॉर्म विच डज नॉट स्टेट द नेम ऑफ प्रॉक्सी उसको इनवैलिड माना जाएगा, शैल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड। आपका इंडिविजुअल नाम लिखा हुआ होना जरूरी है। इफ अ कंपनी रिसीव्स मल्टीपल प्रॉक्सीज फॉर द सेम होल्डिंग्स ऑफ अ मेंबर, तो जो लास्ट आपको प्रोवाइड की गई है वो वैलिड मानी जाएगी। डन। इसके बाद है इंस्पेक्शन ऑफ प्रॉक्सी। कोई भी मेंबर जो
मीटिंग में वोट देने के लिए एंटाइटल है, वो क्या कर सकता है, प्रॉक्सी फॉर्म को इंस्पेक्ट करने के लिए एक लेटर या रेजोल्यूशन लिख सकता है कि भाई मैं क्या करूंगा, प्रॉक्सी फॉर्म को आकर इंस्पेक्ट करूंगा। क्लियर है। और ये जो इंस्पेक्शन है ये अलाउ किया जाएगा बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। नेक्स्ट इज रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी। क्लियर। किसी भी टाइम पर मेंबर चाहे तो क्या कर सकता है, प्रॉक्सी को रिवोक कर सकता है और खुद ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, मीटिंग अटेंड कर सकता है। अगर मेंबर ने खुद क्या कर ली, मीटिंग अटेंड कर ली, तो ये ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी माना जाएगा। डन। अगर प्रॉक्सी जो है वो अपॉइंट किया गया है तो प्रॉक्सी शैल बी काउंटेड फॉर द ओरिजिनल मीटिंग एंड सच मीटिंग इज एडजर्न। तो भाई आपको अलग से क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्रॉक्सी अपॉइंट करना पड़ेगा। डन। अगर प्रॉक्सी फॉर्म पे डेट नहीं डला हुआ है तो वो प्रॉक्सी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। डन बेटा, यहां तक समझ में आया आपको। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग? तो बिफोर द जनरल मीटिंग सर्टेन चीजें हैं, इसको सिर्फ रीड करने का है बेटा। डन। इसके बाद कन्वीनिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, इसको आराम से बैठ के आप रीड करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वोटिंग। वोटिंग क्या कहता है कि आप किस तरीके से रेजोल्यूशंस जो है उसके ऊपर वोट कर सकते हो। तो व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वोटिंग? सबसे पहले चालू होता है सेक्शन 106। 106 किसके बारे में बात करता है? रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी मे प्रोवाइड दैट अ मेंबर शैल नॉट एक्सरसाइज एनी voting right in respect of any shares registered in his name on which any calls or other sums duly presently payable by him have not been paid. Clear है बाबा? Or on which company has not exercised any right or lien. इसके अलावा कोई भी सर्कमस्टेंसेज में आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते हो वोटिंग राइट्स के लिए दूसरे किसी भी ग्राउंड्स पर। तो रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स क्या कहता है कि अगर आपके कॉल्स अरियर में चल रहे हैं तो बस उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, वोटिंग राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। डन। नेक्स्ट इज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वो सेक्शन 107 में कि किसी भी रेजोल्यूशन को अगर पुट टू वोट किया गया है तो उसको किस तरीके से डिस्कस किया जाएगा, बाय शो ऑफ हैंड्स। दैट एनी जनरल मीटिंग अ रेजोल्यूशन पुट टू वोट जो भी किया गया है वो फर्स्ट टेंस में किसके थ्रू डिसाइड किया जाएगा, बाय शो ऑफ hands unless a poll is demanded or voting is carried out electronically under section 108. क्लियर बेटा? तो क्या किया जाएगा, a declaration by the chairman of the meeting of passing of a resolution on show of hands and an entry to that effect is made in a minutes book shall be conclusive evidence of the fact of passing of such resolution. No proof of number of vote cast in favor and against is required. Show of hands मतलब क्या हो रहा है बाबा कि मोटा मोटा हाथ देखकर ये समझ जाएंगे कि भाई रेजोल्यूशन फेवर में पास हुआ है या अगेंस्ट में। डन। नेक्स्ट इज वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन सेक्शन 108 क्या कहता है, नॉर्मली हर एक पर्सन का रजिस्टर्ड ऑफिस पर आना पॉसिबल नहीं है। स्पेशली वो पर्सन जिसके पास माइनर शेयर्स रहे हैं वो ट्रेवल नहीं कर सकता रजिस्टर्ड ऑफिस तक, बट ही वांट टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग एंड वोट। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 में क्या इंट्रोड्यूस किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ई वोटिंग। अब सेक्शन 108 को जब रूल 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 के साथ रीड किया जाए तो वो क्या कहता है कि हर एक कंपनी जिसकी इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है एंड कंपनीज हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स, इन्हें क्या करना पड़ेगा, ई वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये एग्जाम में आता है। पहला, निधि और एन एंटरप्राइज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रेफर्ड टू इन चैप्टर 10। क्लियर है? अब उन्होंने बोला मैंडेटरी वोटिंग के स्कोप से कौन कौन बाहर है, तो सबसे पहला कंपनीज हुज डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स ओनली आर लिस्टेड, इक्विटी शेयर
के साथ साथ ये है तो ई वोटिंग देना पड़ेगा। बट अगर सिर्फ आपके डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके लिए ई वोटिंग मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड, कंपनीज हु शेयर्स आर लिस्टेड ऑन एसएमई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एंड थर्ड वन इज कंपनीज लिस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये तीन टाइप की कंपनी को मैंडेटरी नहीं है ई वोटिंग। क्लियर है। नेक्स्ट इज वॉलेंटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 20। मेंबर चाहे तो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर सकते हैं और कंपनी चाहे तो उस चीज से रिलेटेड आपको क्या करेगी, प्रोविजंस का फुलफिलमेंट बताएगी। डन। प्रोसीजर ऑफ ई वोटिंग, दिस इज बेसिकली फॉर रीडिंग पर्पस, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा किस तरीके से होता है। डन। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर पोल, सेक्शन 109। बिफोर और ऑन declaration of the result of the voting on any resolution on show of hands, a poll may be ordered to be taken by the chairman of the meeting on his own motion and shall be ordered to be taken by him on a demand made on behalf of following person। क्या कह रहा हूं मैं डिमांड फॉर पोल में कि चेयरमैन या तो खुद से या फिर फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन के रिक्वेस्ट पर क्या कर सकता है, शो ऑफ हैंड्स के थ्रू रेजोल्यूशन, डिमांड फॉर पोल के थ्रू रेजोल्यूशन पास करने का डिसीजन ले सकता है। तो फॉलोइंग पर्सन कौन कौन से हुए, इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, जिसके पास कम से कम 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है, या फिर जिसके पास 5 लाख रुपए तक के शेयर्स हैं, 5 लाख, कम से कम 5 लाख रुपए के शेयर्स हैं, उन्हें क्या करना पड़ेगा, वो पोल डिमांड कर सकते हैं। और इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर जिसके पास भी, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमको क्या चाहिए, डिमांड फॉर पोल, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में चेयरमैन क्या करेगा, डिमांड फॉर पोल करेगा। डन। अब चेयरमैन शैल गेट द वैलिडिटी ऑफ द डिमांड वेरीफाइड, चेयरमैन की जिम्मेदारी रहेगी कि वो चेक करेगा कि भाई 1/10 या फिर 5 लाख है भी या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर। डन। नेक्स्ट इज पोस्टल बैलेट, सेक्शन 110। सेक्शन 110 क्या कहता है कि कंपनी चाहे तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा या फिर ऐसी कोई सिचुएशन या ऐसा कोई मैटर जिसमें डायरेक्टर या फिर ऑडिटर को आपको सुनना ही पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हटाकर कोई भी ट्रांजैक्शन चाहे तो या कोई भी बिजनेस चाहे तो क्या कर सकता है, वो पोस्टल बैलेट के थ्रू ट्रांजैक्ट कर सकता है। क्लियर। अब जब भी पोस्टल बैलेट के थ्रू कोई भी रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है, इट शैल ऑलवेज बी एक्कम्पनीड बाय एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जिसके बेसिस पर मेंबर क्या है बेटा, उसका मीनिंग, स्कोप और इंप्लीकेशंस क्या कर पाए, देख पाए और उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाए। डन। आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इज सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सेक्शन 111। क्लियर है। अगर सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये वाला पर्टिकुलर रेजोल्यूशन जो है इसके लिए मीटिंग रखने का जरूरत नहीं है, रेजोल्यूशन ही मेंबर्स में सर्कुलेट कर दीजिए और जो भी डिसीजन रहेगा वो मान लिया जाएगा कि हमने मीटिंग में डिसीजन लिया है, उसे क्या बोला जाता है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो मेंबर का रेजोल्यूशन जब भी क्या किया जा रहा है, रादर देन कीपिंग ए सेपरेट मीटिंग, उसे मेंबर्स में सर्कुलेट करके उस बेसिस पर डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। डन। लास्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, कि हर एक कंपनी को सेक्शन 118 को ध्यान में रखते हुए मिनट्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे, साइन करना पड़ेंगे और उसे संभाल कर रखना पड़ेंगे। क्लियर है बेटा। अब कोई भी मीटिंग जो है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, हर मीटिंग के कंक्लूजन के 30 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर करके और फाइनलाइज करना पड़ेगा। डन। इसके बाद बेटा
सर्टेन पॉइंट्स है जिसको फटाफट देखिए। डिस्टिंक्ट मिनट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, जितनी भी अलग अलग टाइप ऑफ मीटिंग होती है, जैसे कि मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, मीटिंग ऑफ बोर्ड, जनरल मीटिंग, मीटिंग ऑफ कमिटीज, हर एक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट मिनट्स मेंटेन करना पड़ेंगे। दूसरा, मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, कितने दिन के अंदर अंदर मीटिंग की कंक्लूजन से 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, फाइनलाइज करना पड़ेगा। मैनर ऑफ साइनिंग ऑफ मिनट्स क्या कहता है, हर एक पेज के ऊपर ईच पेज ऑफ एवरी मिनट बुक शैल बी इनिशियल्ड और साइंड एंड द लास्ट पेज ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच मिनट मीटिंग और ईच रिपोर्ट इन द बुक शैल बी डेटेड एंड साइंड बाय। कौन कौन करेगा बाबा, तो in case of board meeting or committee by the chairman of the said meeting or the chairman of the next succeeding meeting. In case of minutes of general meeting, chairman of the same meeting within a period of 30 days. अगर उसका डेथ हो जाता है या इनएबिलिटी हो जाता है तो any other person duly authorized by the board. And third one is in every resolution passed by postal ballot by the chairman of the board within the period of 30 days or in the event of there being no chairman of the board or death or inability by a director duly authorized by the board. प्रिजर्वेशन क्या बोलता है बेटा, परमानेंटली आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। डन, इसी के साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।